हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स और उसका चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, नेशनल इनकम, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें कई क्वेश्चंस की स्टडी हम लोगों ने की थी। उसमें डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ द नेशनल इनकम, सर्कुलर फॉर्म ऑफ द नेशनल इनकम, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सो उसमें 3 मेथड की स्टडी की थी, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड। और सभी मेथड का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली एक्सप्लेनेशंस हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में देखा है, उसका प्रिकॉशंस देखा है। तो ये सब वीडियो पहले अच्छे से देखो, लगातार देखो, तो आप लोगों को एक चैप्टर्स की अच्छे से डीप में इंफॉर्मेशंस मिल जाए। ठीक है। सो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. So there are two difficulties in the measurement of national income. Which difficulty? First one, theoretical difficulty, and second one is the practical difficulty. ठीक है. So today's lecture explain theoretical difficulty. In theoretical difficulty, totally explanations about the 7 points. So one by one in detail, 7 points study. So first one point is the transfer payment. So some example of the transfer payment. For example, individual old age pension, unemployment allowances, scholarship, charity, gift, etc. But this transfer payment should be included in national income or not. ये जो सभी एग्जाम्पल हैं, जैसे वहाँ पर बेरोज़गारी भत्ता, स्कॉलरशिप रहेगी, रिटायरमेंट का पेंशन्स रहेगा, किसी को गिफ्ट मिल रहा है, कुछ चैरिटी मिल रही है, तो ये सभी ट्रांसफ़र इनकम के एग्जाम्पल है। बट एक्चुअल ये इनकम नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए या नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज वन हैंड दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। एक साइड हम लोग देखेंगे तो इंडिविजुअल इनकम का वो पार्ट है, एंड अदर साइड इट इज़ अ एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का खर्च है। मीन्स दिस ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। और उसी रीज़न की वजह से ये जो कन्फ्यूजन है कि एक का वो एक्सपेंडिचर है तो दूसरे का इनकम है, और इसी रीज़न की वजह से ये ट्रांसफ़र पेमेंट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है और कुछ थेरोटिकल डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। सेकंड वन पॉइंट है इलीगल इनकम। अभी हम लोग इलीगल मीन्स बेकायदेसर इनकम की बात करेंगे तो हमें उसमें भी कई एग्जांपल्स दिखाई देंगे, जैसे गैम्बलिंग रहेगा, ब्लैक मार्केटिंग रहेगी, थेफ्ट रहेंगे, स्मगलिंग रहेगा, होर्डिंग्स रहेगी, एक्सेट्रा। सो उसमें से कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे ब्लैक मार्केटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि हमें सिनेमा थिएटर पे वो एग्जांपल देखने के लिए मिलता है, या फिर करप्शंस जैसे दिखाई दे रहा है। होर्डिंग मतलब कमोडिटी का स्टॉक करके एक्स्ट्रा प्राइस से बेचना, वो भी एग्जांपल हम लोग इलीगल में ले सकते हैं। सो ये जो सभी एग्जांपल है, सो नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, मतलब इनका जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। बट एक्चुअली विच इनकम इज़ अ लीगल इनकम और इलीगल इनकम, मतलब ये डिफरेंस करना एक्चुअली वहाँ पर डिफ़िकल्ट है कि लीगल इनकम कौन सा है और इलीगल इनकम कौन सा है, क्योंकि यही पैसा जब वहाँ पर ये लोग कमाते हैं तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कर रहे हैं, और जब एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो वो मार्केट में जाके यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यूज ऑफ द मनी, बट इट इज़ क्रिएट ऑफ द थेरोटिकल डिफ़िकल्टी, और उसी रीज़न की वजह से ये एक थेरोटिकल डिफ़िकल्टी क्रिएट हो रही है। थर्ड वन पॉइंट है अनपेड सर्विस। अनपेड सर्विस उसके भी वहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखेंगे। सो हाउसवाइफ का एग्जांपल बता सकते हैं हम लोग, टीचर्स का एग्जांपल बता सकते हैं जो अपने बच्चों के घर पे पढ़ा रही है, या फिर डॉक्टर्स देख रहे हैं अपने बच्चों को ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या होता है? द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विस आर कंसिडर। नेशनल इनकम मेजर द नेशनल इनकम मीन्स ऑल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस अ कंट्री, वहाँ पर स्पेशली एक्सप्रेस इन द मनी। ये सभी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू प्रेजेंट किया जाता है, उसमें मेजर किया जाता है, बट ये पैसे में होना चाहिए, पैसे में देना चाहिए। बट अनपेड सर्विस का एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है।
ठीक है ना। उसका मतलब क्या हो गया है, अनपेड सर्विस नॉट अकाउंटेड फॉर इन द कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशंस के अकाउंट में नहीं है। जैसे हम लोग वहाँ पर हाउसवाइफ का ही एग्जांपल देखिए, हाउसवाइफ क्या कर रही है अपने बच्चों को, जैसे वहाँ पर लव रहेगा, अफेक्शंस रहेगी, मर्सी रहेगी, सिंपैथी रहेगी, चैरिटी रहेगी, ऐसे वहाँ पर कई हम लोग उसकी मतलब जो केयर करने के साइड से वो देखेंगे। अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके की सिंपैथी रहती है, कुछ देती है उन्हें, उनके लिए अफेक्शंस रहता है। बट एक्चुअली ये सब चीज़ों के लिए भले ही वहाँ पर वो पूरा टाइम बच्चों के लिए स्पेंड कर रही है, कुछ पैसा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सो इसका मतलब क्या होता है, नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, और इसी रीज़न की वजह से ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है। या फिर कोई डॉक्टर की बात हम लोग करेंगे, उसका बच्चा जब वहाँ पर कुछ बीमार पड़ रहा है, कोई जनरल डॉक्टर है तो वो अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहा है, तो उसका पैसा ले रहा है, नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या होता है, अनपेड सर्विस आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बट एक्चुअली मेजर द नेशनल इनकम क्रिएट द थेरोटिकल डिफ़िकल्टी, और इसी रीज़न की वजह से वहाँ पर भी थेरोटिकल डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। फोर्थ वन पॉइंट है प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजप्शन। अभी जो प्रोडक्शंस प्रोड्यूस किया जाता है बट यूज़ ऑफ द सेल्फ कंजप्शन होता है ना, ऐसे सेल्फ कंजप्शंस के लिए यूज़ किया प्रोडक्शन, तो अभी उसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सो प्रोडक्ट केप्ट फॉर द सेल्फ कंजप्शंस बाय द फार्मर एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स डू नॉट एंटर इन द मार्केट। फार्मर की बात करेंगे जो खेती का प्रोडक्शंस कर रहा है, फ्लावर का प्रोडक्शंस कर रहा है, कुछ फ्रूट का प्रोडक्शंस कर रहा है। सो बहुत टाइमिंग में ऐसे होता है कि वही प्रोडक्शन वो सेल्फ कंजप्शंस के लिए भी यूज़ करता है, या फिर कुछ अदर हम लोग अलाइड प्रोड्यूसर देखेंगे वो भी वहाँ पर प्रोडक्शंस यूज़ करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि डो नॉट एंटर इन द मार्केट, वो प्रोडक्शन मार्केट में एंटर कर ही नहीं रहा है। सो इट इज़ नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम, मीन्स नेशनल इनकम में वो अकाउंट नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने फर्स्ट वन मेथड में देखा था कि वहाँ पर क्या किया जाता है, जब आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करेंगे सो एस्टिमेटली वो इनकम दिखाना चाहिए, ऐसे कहा गया है, मतलब एस्टिमेटली वो मेजर किया जाता है। तो ये भी एक थेरोटिकल डिफ़िकल्टी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। फिफ्थ वन पॉइंट है इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स। अभी फॉरेन फर्म्स की बात हम लोग करेंगे, जैसे IMF कहा जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ये नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है कंट्री में। सो द फर्म एक्चुअली अंडरटेक द प्रोडक्शन वर्क, बट कई बार ऐसे होता है कि ये जो फर्म्स हैं एक्चुअली जो प्रोडक्शन ले रहे हैं वो कहाँ पे ले रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन वर्क में ले रहे हैं। सो दिक्कत तो क्रिएट हो रही है, हमारे कंट्री में क्रिएट हो रहा है। सो बाहर का प्रोडक्शंस कितना है, बाहर की कंट्री में हमारे मतलब जो लोग हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उसका प्रोडक्शंस, तो ये जो सब चीज़ें हैं। सो इनकम ऑफ द फॉरेन फर्म्स मीन्स ये फॉरेन फर्म्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थेरोटिकल डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है। सिक्स्थ वन पॉइंट है वैल्यूएशंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। अभी गवर्नमेंट सर्विस का वैल्यू, गवर्नमेंट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज द लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। अभी हम लोग गवर्नमेंट सर्विस की बात करेंगे, मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सो गवर्नमेंट कायदा सुव्यवस्था, उसके साथ में संरक्षण, डिफेंसी, पुलिस प्रोटेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नमेंट के जो प्रशासकीय ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, सो ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बट एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विस एट मार्केट प्राइस इज़ डिफ़िकल्ट, बट इसकी प्राइस निकालना एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है। और इसका रीज़न क्या है, इट इज़ नॉट नोन एज द रियल वैल्यू ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज की एक्चुअल वैल्यू ही पता नहीं है, और जब एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है तो वहाँ पर ये वैल्यू डालना डिफ़िकल्ट है, और इसी रीज़न की वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। सो जब एस्टिमेटली हम लोग डाल रहे हैं, सो नेशनल इनकम काउंट करते समय कई दिक्कतें क्रिएट होती है। सेवंथ वन है लास्ट वन पॉइंट है चेंजिंग द प्राइस लेवल। अभी जो प्राइस के बारे में चेंजेस हो रहा है, सो डिफ़िकल्टी इन चेंजिंग द नेशनल इनकम आल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। हमें मतलब किसी भी साल में प्राइस के बारे में चेंजेस दिखाई देता है, और उसी रीज़न की वजह से नेशनल इनकम का एक्चुअल जो प्रेजेंटेशन है वो भी डिफरेंस दिखाई देता है।
अब एग्जाम्पल देखो, हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें प्राइस बढ़ गई है, मीन्स व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस. सो national income may show an increases even though the productions may have decreases. तो क्या दिख रहा है हमें, नेशनल इनकम बढ़ रहा है बट एक्चुअली उस साल में प्रोडक्शन कम हुआ है, फिर भी नेशनल इनकम बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया है, प्राइस बढ़ गई है. तो दूसरा एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं जिसमें प्राइस फॉल्स है, व्हेन द प्राइस फॉल्स बट नेशनल इनकम में शो अ डिक्रीज इवन दो दे मैन इंक्रीज द प्रोडक्शन. बट एक्चुअल आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है, नेशनल इनकम डिक्रीज दिख रहा है, जबकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है. जो क्वांटिटी आप लोगों को पता चल रही है वो क्वांटिटी प्रोडक्शन ज़्यादा है, बट प्राइस कम होने की वजह से नेशनल इनकम कम दिखाई दे रहा है. तो ये जो वहाँ पर प्राइस का चेंजेस होता है वो नेशनल इनकम में मेजर नहीं किया जाता है, और उसी रीज़न की वजह से थ्योरेटिकल डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है. ठीक है, अभी हम लोग सेकंड वन पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी. सो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी मीन्स नंबर ऑफ डिफ़िकल्टी अराइजेस द कलेक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा. जब हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं रिक्वायर्ड फॉर द एस्टिमेशंस ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब जो हमारे रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से कहा गया है कि ये डेटा आपको कलेक्ट करना है, तो उस रिक्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करते समय कई डिफ़िकल्टीज क्रिएट होती है, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सो पहला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ द डबल काउंटिंग. So the greatest problem of the double counting. So double counting means one commodities measure the double counting. Just for example, final product and intermediate products are such a difficult distinguish properly. जो इंटरमीडिएट गुड्स है एंड फाइनल गुड्स है, सो जो हमारे तीनों स्टेप्स है इसका एक्चुअली डिफरेंसेस दिखाना डिफ़िकल्ट है. अब एक एग्जांपल देखो, जैसे हम लोग आटे का एग्जांपल देख रहे हैं. सो जो हमारा फ्लोर है वो फ्लोर जब बेकरी में यूज़ हो रहा है, ब्रेड के लिए यूज़ हो रहा है, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स है, बट वही फ्लोर जब वहाँ पर घर के लिए यूज़ हो रहा है तो वो फाइनल गुड्स है. इसका मतलब क्या हो गया, सच अ डिफ़िकल्ट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड. तो वाकई में डिफ़िकल्ट है कि एक्चुअल हमारी कंट्री में फ्लोर फाइनल गुड्स में कितना यूज़ हो गया और लास्ट में इंटरमीडिएट गुड्स में कितना यूज़ हो गया. तो ये इसके लिए वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते समय प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सेकंड वन पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ द नॉन मोनेटाइज सेक्टर. अभी नॉन मोनेटाइज सेक्टर जिसे अमौद्रिक धोरण क्षेत्र कहा जाता है. सो इन इंडिया स्पेशल इन द रूरल एरिया, सो देयर एग्जिस्ट द नॉन मोनेटाइज सेक्टर. हमारे कंट्री में ग्रामीण एरिया की हम लोग बात करेंगे तो हमें नॉन मोनेटाइज सेक्टर दिखाई देता है कि जहाँ पे पैसा, मतलब जिस तरीके से पैसे की देवान घेवान कम होती है. सो एग्रीकल्चर विल बी नेचर सब्सटेंसेस फार्मिंग या मेजर ऑफ द प्रोडक्शन इज़ अ पार्टली एक्सचेंज. उसमें कई वहाँ पर प्रोडक्शन सब्सटेंसेस फार्मिंग में होता है और मेजर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस. और उसी रीज़न की वजह से बहुत बार अपनी मतलब जो ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट करते समय जो पड़ोसी है उनके साथ वो लोग एक्सचेंज करके अपनी नीड्स को कंप्लीट करते थे. तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन मोनेटाइज सेक्टर इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बट इट इज़ डिफ़िकल्ट कलेक्शंस ऑफ द वहाँ पर डेटा इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो जब ऐसे एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज किया जाता है तो ये ऐड तो नहीं हो रहा है, तो ये डिफ़िकल्ट है कि एक्चुअल कितना वहाँ पर ये एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि इसे हम लोग नेशनल इनकम में मेजर नहीं कर सकते. थर्ड वन पॉइंट है इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा. अभी इनएडिक्वेट का मतलब क्या है, अपूरा, और अनरिलायबल मतलब जो सही नहीं है. सो अभी हम लोग इसकी इंफॉर्मेशंस देखेंगे. सो एडिक्वेट एंड करेक्ट डेटा ऑन प्रोडक्शंस एंड कॉस्ट डेटा रिलेटिंग टू क्रॉप, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, स्मॉल एंटरप्राइजेज आर नॉट अवेलेबल. ये जो एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग छोटे मोटे उद्योग देखेंगे सब ग्रामीण एरिया में, जैसे पीक रहेगा, फिशरी मासे उद्योग रहेंगे, या फिर जैसे खेती देखते देखते कुछ वहाँ पर मतलब एक दो काऊ रहेंगे, कुछ गोट रहेंगे, कुछ कॉक रहेगा, तो ये संभाले जाते हैं. इसका मतलब क्या होता है, कुछ हद तक एनिमल हस्बेंड्री होती है, कुछ फॉरेस्ट किया जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शंस वर्कर के एग्जाम्पल में देखेंगे, स्मॉल एंटरप्राइज में देखेंगे, तो हमें हर जगह पे क्या दिखाई देता है, अवेलेबल इन अ डेवलपिंग कंट्री मीन्स नॉट अ करेक्ट डेटा. यहाँ पे एक्चुअल हम लोगों को क्या नहीं हो रहा है, नॉट अवेलेबल इन अ डेवलपिंग कंट्री करेक्ट डेटा. दिस डेटा आर अनअर्न इनकम.
मीन्स कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन आर आल्सो नॉट अवेलेबल। कई बार वहाँ पर हम लोग ग्रामीण या शहरी भाग दोनों ही के देखेंगे, जो हमारे अशिक्षित लोग हैं वो एक्चुअल में नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर इनकम कितना हो गया, कंजप्शंस कितना हो गया, उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था। इसका मतलब है डज नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ द नेशनल इनकम। सो एक्चुअल इनकम इसकी वजह से पता नहीं चलता। फोर्थ वन पॉइंट है डिप्रेशन कॉस्ट, जिसे हम लोग घसारा खर्च भी कहते हैं। डिप्रेशन रेफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ द कैपिटल एसेट। इसका मतलब है क्या है, जो वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट है, जैसे वहाँ पर ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ये प्रोडक्शंस में क्या हो गया है, ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस में खर्च हो गया है। सो देयर आर नो यूनिफॉर्म कॉमन या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट ऑफ द डिप्रेशंस कॉस्ट। हर जगह पे सेम नहीं है, कॉमन नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर कोई स्टैंडर्ड उसके रेट नहीं है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन कॉस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे कुछ मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कुछ ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, सो एक्चुअल उसके लिए कितना कॉस्ट हो गया। जब हम लोग एक दिन या फिर एक महीने का वहाँ पर वो मशीन यूज़ कर रहे हैं, सो उसके पीछे कितना कॉस्ट हो रहा है, ये कॉस्ट के बारे में समानता नहीं है, उसका स्टैंडर्ड रेट नहीं है। तो ये सभी चीज़ों की वजह से डिफ़िकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शंस फॉर द डिप्रेशन। मतलब इसी रीज़न की वजह से एक्चुअल वहाँ पर कंट्री में डिप्रेशन कॉस्ट कितना हो गया है, कितना डिडक्ट करना है, इसके बारे में सही से आइडिया नहीं मिलता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते समय प्रॉब्लम क्रिएट होता है। फिफ्थ वन पॉइंट है कैपिटल गेंस और लॉसेस। कैपिटल से मिलने वाला गेंस मतलब फ़ायदा एंड लॉसेस। सो कैपिटल गेंस एंड लॉसेस की बात हम लोग करेंगे। सो अकॉर्ड टू द प्रॉपर्टी ओनर्स बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर कैपिटल एसेट्स ऑफ चेंज इन डिमांड। सो जो हमारे ओनर्स है, वो ओनर्स क्या करते हैं, एक तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, कैसे, मार्केट वैल्यू से। मतलब जो कैपिटल एसेट है, वो कैपिटल एसेट मार्केट वैल्यू से कम ज़्यादा होता है, और कम ज़्यादा होने की वजह से चेंजेस इन द डिमांड बट नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट एक्चुअल वहाँ पर ये जो चेंजेस था, डिमांड से उन्होंने चेंज किया था, कैपिटल को बढ़ाया था जब मार्केट में किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई है, तो एक्चुअल उसका कुछ जो मटेरियल है, मतलब उसकी कुछ मशीन्स रहेगी, ट्रांसपोर्ट रहेंगे, वो बढ़ाए थे उन्होंने, कभी कम भी किए थे। बट एक्चुअल ये जो कम ज़्यादा हो रहा है, इसका एक बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट और लॉस है, ये ध्यान नहीं दिया जाता है, और इसी चीज़ें की वजह से जो हमारी करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते समय प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सिक्स्थ वन पॉइंट है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अभी जब हम लोग इलिटरेसी मीन्स अनपढ़पन की बात करेंगे, इग्नोरेंस अज्ञान की बात करेंगे, तो इसका भी असर हमारे नेशनल इनकम के इंफॉर्मेशंस पे होता है। सो ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर्स डू नॉट कीप ऑन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। जब हम लोग स्मॉल प्रोडक्शंस की बात करेंगे, वो स्मॉल प्रोडक्शंस वो खुद पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से, या फिर इतना वहाँ पर ज्ञान नहीं होने की वजह से एक्चुअल में उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्हें एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन मिल गया है। इसका मतलब होता है कि कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी वैल्यू ऑफ दियर आउटपुट। वो बता ही नहीं पाते कि क्वांटिटी कितनी थी, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी थी, किस तरीके से उनका प्रोडक्शन हो गया था। तो ये सब चीज़ों को कहा जाता है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस अफेक्ट द कलेक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। सेवंथ पॉइंट है डिफ़िकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। अभी जब हम लोग वर्किंग पॉपुलेशंस की बात करेंगे, डिफ़िकल्टी इन द क्लासिफिकेशन, एक्चुअली डिफ़िकल्ट है पॉपुलेशंस को डिवाइड करना। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया है वहाँ पर नॉट क्लियरली डिफाइंड, फॉर इंस्टेंस फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट एंगेज इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर, या फिर ऑब्वियसली इन द ऑफ सीजन्स दे एंगेज देमसेल्फ इन द अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस। इन सच अ केस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इनकम फ्रॉम अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। जब कई बार हम लोग हमारे फार्मर की बात करेंगे, सो उन्हें 12 महीना तो कुछ काम मिलता नहीं है, तो उनका सीज़न मतलब एक सीजनेबल काम रहता है। सीजनेबल काम ख़त्म होने के बाद वही वर्कर कहीं अदर जगह पे एंगेज हो गए थे का, ठीक है ना, मतलब कोई उन्होंने किस तरीके का अदर काम किया है सो कौन सा किया है, नहीं किया है सो कितने टाइम तक उनका प्रॉपरली वर्क हो गया है। तो ये सब क्लासिफिकेशंस करना है
एक्चुअल डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशंस नहीं है, या फिर जहाँ से हमें इंफॉर्मेशंस मिल रही है वो भी इसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। अब लास्ट वन पॉइंट है जिसका नाम है वैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेंटरीज। अभी वैल्यू जो हमारे अलग अलग स्टेज है, जैसे रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड, सेमी फिनिश गुड एंड फिनिश गुड। कोई भी प्रोडक्शन बनता है तो ये 4 प्रोसेस से बनता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद उसका इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, इंटरमीडिएट से सेमीफाइनल में कन्वर्ट होगा, सेमीफाइनल से फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन द स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूसर्स आर नोन एज इन्वेंशंस। बट एक्चुअली वहाँ पर जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शंस कर रहा है, उसे पता नहीं है कि हर किसी का खुद का वैल्यू कितना है। जब हम लोगों ने आउटपुट मेथड में बताया था कि वहाँ पर सबसे पहले जो हमें कॉटन लिया था, उसके बाद थ्रेड था, उसके बाद क्लोथ था, उसका वैल्यू है। बट ये एग्जाम्पल्स हम लोगों ने समझने के लिए बताया था, बट एक्चुअली ये प्रोड्यूसर को ये वैल्यू पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मिस्टेक इन मेजरिंग ऑफ द वैल्यूज ऑफ इन्वेंटरी and will distort the value of final productions of the producer. So therefore valuations of inventory is require carefully assignment. तो ये सबका वैल्यू केयरफुली निकाला जाता है, केयरफुली दिखा लगता है, बट एक्चुअली हम लोग देखेंगे सो ये वैल्यू और वैल्यूएशंस ऑफ द इन्वेंटरीज बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस आपका ख़त्म हो गया है। मतलब जो हमारा लास्ट वन क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार 8 मार्क्स के लिए आता है, जिसका नाम है डिफ़िकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी इसके लिए 2 मार्क्स का मीनिंग होता है और 6 मार्क के लिए पॉइंट आते हैं। कभी थेराटिकल डिफ़िकल्टी आती है, सो कभी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आती है। सो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी कहेंगे जो डेटा कलेक्ट करते समय क्रिएट होती है, सो वही लिखनी पड़ेगी। और एक्चुअल नेशनल इनकम को मेजर करते समय जो क्रिएट होती है वो है थेरोटिकल डिफ़िकल्टी। ठीक है, सो लगभग हम लोगों ने थेरोटिकल डिफ़िकल्टी के 7 पॉइंट एंड प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी के 8 पॉइंट देखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से स्टडी करो, इसलिए हम लोगों ने एक ही लेक्चर में इसे कवर किया है। कुछ दिक्कत आती है सो 1-2 बार पढ़ो, वीडियो अच्छे से सुनो, सो शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग वहाँ पर कॉलेज में भी मिलने वाले, फिर और भी वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके डिस्कशंस करेंगे। और आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट वन वहाँ पर पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन दिख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नेशनल इनकम। ये इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम आपके बोर्ड एग्जाम से रिड्यूस किया है। इसका मतलब क्या है? जो आपका कॉलेज में एग्ज़ाम रहेगा 20 मार्क्स का, उसके लिए इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है? खुद स्टडी करना है। तो इसका स्टडी मतलब डिस्कशंस, लेक्चर्स टीचर नहीं लेगी, जो हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। और जितने भी है उतने वीडियो अच्छे से देखो, जो पहले भी है वो वीडियो फिर से अच्छे से केयरफुली देखो, कि जिसका फ़ायदा आप लोगों को हो जाएगा और हमारे लिए मार्क्स के हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।